नमस्कार। प्रवास अक्षर न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश की राजनीति में वैसे तो उथल पुथल कोई नई बात नहीं है, लेकिन ढाका के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में फांसी की सजा सुनाने का जो फैसला सुनाया है, वह देश के भविष्य में स्थायी अस्थिरता की मुहर लगा सकता है। साथ ही इस फैसले से पूरे दक्षिण एशिया का सुरक्षा समीकरण भी प्रभावित हो सकता है। देखा जाए तो न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में जो कुछ कहा है, उससे बड़ी बात यह है कि क्या यह वाकई न्याय है या फिर बदले की राजनीति है। क्या यह फैसला वास्तव में मानवता के खिलाफ अपराधों का दंड है या फिर एक वैचारिक युद्ध है जिसमें चुनावी हार के बाद बदले का चक्र शुरू हो चुका है। हम आपको याद दिला दें कि शेख हसीना की सत्ता के पतन के बाद जिस अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली, उसी ने हसीना को भगोड़ा घोषित किया और उनकी अनुपस्थिति में ही मुकदमा चलाया गया। यह तथ्य खुद अदालत की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। शेख हसीना कोई सामान्य नेता नहीं है, वह बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली राजनीतिक हस्ती हैं। अपने अंतिम साक्षात्कार में उन्होंने साफ कहा था कि अदालत राजनीतिक प्रतिशोध की मशीन बन चुकी है और उनके विरोधी उनके तथा अवामी लीग के खिलाफ वातावरण बनाकर अपने पापों को छिपा रहे हैं। शेख हसीना चाहे विवादित रही हों, पर बांग्लादेश में उनका आधार बेहद व्यापक है। ऐसे नेता को मौत की सजा देना जनता के भावनात्मक संतुलन को तोड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस फैसले से बांग्लादेश के राजनीतिक और सामाजिक हालात और हिंसक होंगे और यह देश को लोकतंत्र से और दूर ले जाएगा। वैसे भी बांग्लादेश पहले ही विस्फोटक हालात से गुजर रहा है। 2024 का जुलाई विद्रोह, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार मात्र एक माह में 1400 लोगों की मौत हुई थी, यह बताने के लिए काफी है कि स्थिति कितनी बेकाबू हो चुकी थी। आज भी न्यायाधिकरण का फैसला आने से पहले बांग्लादेश भर में जो विस्फोट और हिंसा की खबरें आईं, वह यह बताने के लिए काफी थी कि हालात अब भी नियंत्रण से बाहर ही हैं। अब जो फैसला सामने आया है, उससे हालात और बिगड़ेंगे ही, क्योंकि शेख हसीना समर्थक पहले ही सड़कों पर उतर चुके हैं। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश तक देना पड़ा है। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पहले से ही आलोचनाओं से घिरी हुई है। इसे जनमत का समर्थन नहीं है, विपक्ष से उसका लगातार टकराव चल रहा है और प्रशासनिक स्तर पर वह पूरी तरह विफल है। बांग्लादेश में कई क्षेत्रों में बुनियादी प्रशासन ठप है। ग्रामीण इलाकों में अवामी लीग के समर्थक और विरोधी समूहों के बीच झड़पों की खबरें भी लगातार आती रही हैं। ऐसे में यह फैसला अंतरिम सरकार की ओर से अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। शेख हसीना को मौत की सजा दक्षिण एशिया की राजनीति का वह मोड़ है जहां न्याय, राजनीति और शक्ति की लड़ाई एक दूसरे में उलझ गई हैं। कुल मिलाकर देखें तो यह फैसला न्याय से अधिक राजनीति है, और राजनीति जब प्रतिशोध बन जाती है तो वह राष्ट्र को घाव ही देती है, समाधान नहीं। दूसरी ओर भारत के लिए भी यह फैसला अत्यंत जटिल स्थिति पैदा कर गया है, क्योंकि शेख हसीना भारत में ही रह रही हैं। अंतरिम सरकार पहले ही नई दिल्ली से उनकी वापसी की मांग कर चुकी है, लेकिन भारत एक ऐसी स्थिति में फंस चुका है जहां हर कदम जोखिम से भरा है। यदि भारत हसीना को ढाका की अंतरिम सरकार के हवाले कर देता है, तो वह न केवल एक ऐसे फैसले को वैधता देगा जिसे व्यापक रूप से राजनीतिक प्रतिशोध माना जा रहा है, बल्कि बांग्लादेश में भारत समर्थक भावना को भी चोट पहुंचाएगा। अवामी लीग, जो वर्षों से भारत की सबसे विश्वसनीय साझेदार रही है, वह इससे भारत से मोहभंग महसूस करेगी और भारत विरोधी ताकतों को राजनीतिक ईंधन मिल जाएगा। वहीं यदि भारत हसीना को शरण देना जारी रखता है, तो अंतरिम सरकार और कट्टरपंथी समूह भारत पर हस्तक्षेपकारी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने वाला देश होने का आरोप लगाएंगे। इससे दोनों देशों के राजनयिक संबंध और तनावपूर्ण हो सकते हैं। सीमा प्रबंधन, व्यापार समझौते और सुरक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में रुकावटें बढ़ सकती हैं। भारत विरोधी उग्र समूह इस स्थिति का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ नफरत का माहौल बना सकते हैं, जो सीधे तौर पर सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देगा। अब भारत के सामने सीधा सवाल है कि क्या वह मानवाधिकार और विधिक प्रक्रिया के नाम पर शेख हसीना को प्रतिद्वंदी सरकार के हवाले कर दे, या क्षेत्रीय स्थिरता और दीर्घकालिक सामरिक हितों को देखते हुए उन्हें सुरक्षित रखे। यह दुविधा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। शेख हसीना भारत के लिए वह नेता रही हैं जिन्होंने बांग्लादेश को चीन की गोद में पूरी तरह गिरने नहीं दिया।
जहां तक अदालती फैसले की बात है तो आपको बता दें कि पिछले वर्ष 5 अगस्त को अपनी सरकार गिरने के बाद से भारत में रह रही 78 वर्षीय शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण बांग्लादेश ने मौत की सजा सुनाने से पहले कहा है कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के यह साबित कर दिया है कि पिछले साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर घातक कार्रवाई के पीछे शेख हसीना का ही हाथ था। शेख हसीना को निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आदेश देने, भड़काऊ बयान देने और ढाका तथा आसपास के इलाकों में कई छात्रों की हत्या के लिए अभियान चलाने की अनुमति देने के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। हालांकि शेख हसीना ने आरोपों से इनकार करते हुए अदालत के फैसले को प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मेरे खिलाफ सुनाए गए फैसले एक धांधली से बनाए गए उस न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए हैं जिसकी स्थापना और अध्यक्षता एक ऐसी गैर निर्वाचित सरकार ने की है जिसका कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि ये फैसले पक्षपातपूर्ण हैं और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि मृत्युदंड की उनकी अप्रिय मांग यह दिखाती है कि अंतरिम सरकार के भीतर मौजूद अतिवादी तत्व किस तरह बांग्लादेश की अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने और अवामी लीग को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त करने का नंग धड़ंग और हिंसक इरादा रखते हैं। शेख हसीना ने कहा कि मैं आईसीटी द्वारा लगाए गए मानवाधिकार उल्लंघन के अन्य आरोपों को भी पूरी तरह से निराधार मानती हूं। उन्होंने कहा मुझे अपनी सरकार के मानवाधिकार और विकास से जुड़े रिकॉर्ड पर बेहद गर्व है। उन्होंने कहा हमने 2010 में बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल कराया, म्यांमार में उत्पीड़न से भागकर आने वाले लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को आश्रय दिया, बिजली और शिक्षा की पहुंच का विस्तार किया और 15 वर्षों में 450% जीडीपी वृद्धि के साथ लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। उन्होंने कहा ये उपलब्धियां ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज हैं। ये किसी ऐसी नेतृत्व व्यवस्था के कार्य नहीं हो सकते जो मानवाधिकारों को लेकर उदासीन हो और डॉक्टर यूनुस तथा उनके प्रतिशोधी साथियों के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो इनसे दूर दूर तक तुलना की जा सके। बहरहाल यह पूरा प्रसंग बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता और संस्थागत अविश्वसनीयता की ओर गहरी चिंता प्रकट करता है। किसी भी देश में यदि न्यायिक संस्थानों का उपयोग राजनीतिक सफाई या प्रतिशोध के लिए होता दिखे तो यह शासन की वैधता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। बांग्लादेश की लोकतांत्रिक साख तभी पुनर्स्थापित होगी जब न्यायिक प्रक्रियाएं पारदर्शी बने और राजनीतिक मामलों का समाधान राजनीतिक संवाद से हो, वरना यह संघर्ष बांग्लादेश को और गहरे विभाजन की ओर ले जाएगा जहां ना न्याय बचेगा ना लोकतंत्र। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।